नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमारी टीम ने यह निर्णय लिया है कि अब यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीकॉम की भी कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इनकम टैक्स, आज हम उस पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें, इनकम टैक्स इसको हिंदी में हम लोग आयकर कहते हैं। आय कर, ये आयकर क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको अगर टू टर्म्स में इसको तोड़ दें तो आप लोग जानते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है आय, और दूसरा जो शब्द है उसको बोलेंगे टैक्स, जिसको हम लोग कर के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के आय पर लगने वाला जो कर होता है, किसी भी व्यक्ति के आय पर जो कर लगाया जाता है उसको ही हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। और ये इनकम टैक्स एक्ट, जिसका ये जो टॉपिक हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में 1961 में बनाया गया था, जो इम्प्लीमेंट हुआ 1962 में। तब से किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी कंपनी के, किसी भी फर्म पर जो आय उसको प्राप्त होती है, उसके ऊपर जो भी टैक्स लगाया जाता है उसको हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। इनकम टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हमको ये समझ में आनी चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट का जो पूरा अध्ययन करेंगे वो दो भागों में करेंगे, एक तो इनकम के फॉर्म में और दूसरा टैक्स के फॉर्म में। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर जो उसका टैक्स सिस्टम होता है, यानी किसी इंसान के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाए, ये सरकार, भारत का वित्त मंत्री या उस देश का वित्त मंत्री वहाँ के पार्लियामेंट में तय करता है। इंडिया में भी आप जानते हैं कि हर साल बजट पेश होता है और उस बजट में देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वो ये बताते हैं कि टैक्स स्लैब हमारा क्या होगा, यानी किसी भी आय पर हम कितना कर लगाएंगे। तो हम इनकम टैक्स में कर का जो हमारा एक भाग है, जो टैक्सेशन की जो बात आती है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात करेंगे इनकम पर। और जब हम बात इनकम की करेंगे तो एक चीज़ हमको समझ में आना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट जो बनाया गया इंडिया के अंदर, वो ये बताता है कि इनकम किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे किसी भी इंडिविजुअल का हो, फर्म का हो, किसी कंपनी का हो, किसी HUF का हो, इसके लिए ये बताता है कि हम पूरे इनकम को किसी भी सोर्स से कुल जो आय होती है उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? एक पहला भाग जो है उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी वेतन से मिलने वाली आय। वेतन से मिलने वाली आय, यानी कोई आदमी है, कहीं नौकरी चाकरी करता है, उसको वहाँ से इनकम प्राप्त हो रही है तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरियां और उससे मिलने वाला सैलरी, इन सबको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा जो इनकम होता है उसको हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसको कहते हैं, कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास अपने रहने के लिए जो मकान होता है उसमें अगर कुछ कमरे खाली हैं, या हमने कहीं पे कोई ऐसा घर बना करके रखा हुआ है कि जो हमने स्पेशली किराए पर देने के पर्पज़ से उठाया है, तो अगर हमारा कोई मकान है उसको हमने किराए पर उठाया है और किराएदारों से हमको रेंट मिलता है, तो वो भी एक तरह की आय मानी जाती है इनकम टैक्स के अंदर। और वही हमारा दूसरा टॉपिक है जो इनकम के तरह ट्रीट होता है, उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हिंदी में जिसको कहते हैं मकान संपत्ति से मिलने वाली आय। ये दो तरह की आय हो गई। तीसरी जो इनकम होती है उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं पूंजी लाभ से आय।
कुछ लोग हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में भी, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, खेत बेचते हैं, ज़मीन बेचते हैं। एक कोई ज़मीन है, उस पर घर बनवाया और उस घर को बेच दिया, यानी वो पूंजी को ही खरीदते और बेचते हैं और उसके बीच में एक इनकम कमाते हैं। जो तमाम सारे लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों की इनकम को हम कैपिटल गेन में कैलकुलेट करते हैं। चाहे वो मकान बनवा करके बेच दिया, चाहे वो प्लाट बेच दिया, या कोई ज्वेलरी खरीदे हैं उसको बिजनेस करने के पर्पज़ से कि आज 10 लाख का सोना खरीद लिया, कल महंगा हो गया तो उसको 20 लाख का बेच दिया। तो इस तरह से पूंजी को खरीदने और बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसको हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लिखते हैं। और डिटेल में इस इनकम को हम लोग जब इस इंडिविजुअल टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा। इसके बाद बात आती है चौथे इनकम की, जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट में इसको हम लोग बीपी भी कहते हैं ताकि याद रहे, ब्लड प्रेशर। इसको कहते हैं व्यापार एवं व्यवसाय, दोनों में अंतर होता है, व्यापार और व्यवसाय में, से आय। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे दोस्तों कि बिजनेस और प्रोफेशन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बिजनेस का मतलब ये होता है कि ये हमेशा प्रॉफिट और लॉस की बात करता है। ये हमेशा प्रॉफिट और लॉस की बात करता है। 10 रुपये का चीज़ खरीदा, उसको 12 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये का इनकम हो गया। अगर हम 10 रुपये की चीज़ खरीद करके 8 रुपये में बेच दिए, 2 रुपये का लॉस हो गया। पहली चीज़ जो आई कि किसी भी सामान को खरीदने और बेचने से जो इनकम प्राप्त होती है वो बिजनेस के तहत आती है, उसको हम बिजनेस में रखते हैं। प्रोफेशन में लाभ हानि की कोई बात नहीं होती है, यहाँ बात होती है आय और व्यय की। यहाँ कभी लॉस नहीं होता, कभी प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ इनकम और एक्सपेंस के बीच हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तुलना करते हैं। अगर आय ज़्यादा है, खर्च कम है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास सरप्लस है। अगर हमारे पास आय कम है और खर्च ज़्यादा है तो ये मानते हैं कि हमारा व्यय अधिक है। दूसरी बात, जो लोग बिजनेस करते हैं इसके लिए पढ़ाई लिखाई की कोई बहुत ऐसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आदमी जिसके पास पूंजी है, संसाधन है, वो बिजनेस को कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेशल उसकी डिग्री होनी चाहिए, जिसके बाद ही आपका प्रोफेशनल वैलिड माना जाएगा। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर से रिलेटेड अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप सीए हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको करनी पड़ेगी। आप वकील हैं तो आपको लॉ करना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए किसी भी हमको विशेष डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, और प्रोफेशन के लिए हमको विशेष डिग्री की ज़रूरत होती है, जो ये बताता है कि वो हमारा प्रोफेशन है। तीसरी बात जो आती है वो ये आता है कि बिजनेस में हम हमेशा जो भी खरीद फरोख्त करते रहते हैं, ये तो हमने बताया कि सामान को खरीदने और बेचने से हमको प्रॉफिट होता है, और प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ इनकम और एक्सपेंस की बात आती है। इसका जो उद्देश्य होता है बिजनेस का, देवियों और सज्जनों, ये बिजनेस में प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य होता है। बिजनेस का जो हमारा मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। हम अधिक से अधिक प्रॉफिट कैसे कमाएं किसी भी बिजनेस का। और प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य सेवा भाव भी होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका पहला उद्देश्य क्या होता है? आपको ठीक करना। आप वकील के पास जाते हैं, उसका पहला उद्देश्य क्या होता है? कि आपकी समस्याओं का निराकरण करना। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत। तो यहाँ से जितनी भी आय हम लोगों को प्राप्त होती है उसको हम बिजनेस, व्यापार एवं पेशे से आय, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के तहत देखते हैं। एक और चौथी इनकम भी होती है, मैं इधर लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम टैक्स कहता है कि भाई देखो, जो 4 हमने बताए, अगर उसमें से कोई और इनकम ऐसी बच जा रही है जो इन चारों में शामिल नहीं हो रही है, तो उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देख लीजिए। एक बार फिर से देखेंगे कि वेतन से आय, यानी आप कहीं पे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और वहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, उस आय को सैलरी से मिलने वाली आय कहते हैं। दूसरा,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कहीं हमने कोई मकान लिया है, उसमें किसी को रहने के लिए दे दिया, किसी को दुकान खोलने के लिए दे दिया, वहाँ से हमको किराया मिल रहा है, उसको हम मकान संपत्ति से मिलने वाली आय कहते हैं। इसके बाद पूंजी लाभ से आय होती है कि पूंजी को खरीद और बेच रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी है उसको खरीदा बेच दिया और वहाँ से हमको इनकम प्राप्त हो रही है, तो उसको पूंजी लाभ से आय कहते हैं। व्यापार एवं पैसे, व्यापार आप सभी लोग जानते हैं, बिजनेस का तो आज बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर ही अपने देश में काम करता है। बिजनेस तो आज हर जगह है, किसी भी चीज़ को खरीद बेच रहे हैं, बीच में प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसको बिजनेस के तहत। प्रोफेशन मैंने बताया कि आप कहीं पे सेवा दे रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो अगर वहाँ से आपको फीस मिल रही है तो ये बिजनेस प्रोफेशन की आय मानी जाती है। और पांचवी जो बात आती है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली आय। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बार आप अगर विचार करें कि सर आपने सैलरी को एक इनकम बता दिया, आपने एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बता दिया, आपने कैपिटल गेन के इनकम को बता दिया, आपने बिजनेस प्रोफेशन के इनकम को बता दिया, तो अब ऐसी कौन सी इनकम बच गई जिसको आप अदर सोर्सेज में लाने वाले हैं, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? तो आप सभी लोग स्टूडेंट्स जानते होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आज के समय में क्या है, समय कम है, संसाधन कम है और हम लोग चाहते हैं कि पैसे हम लोग ज़्यादा कमाएं। तो इनकम को अपने एक्सपेंस करना, ये हर सारे लोगों की एक सोच होती है कि हमको विभिन्न स्रोतों से बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त हो। तो आप कभी देखते होंगे कि सैलरी पाने वाला कोई टीचर है, कहीं पे जॉब कर रहा है, या कोई भी ऐसा आदमी जो कहीं पे जॉब कर रहा है, इसके अलावा भी वो पैसा कमाने का कुछ स्रोत अपने यहाँ पैदा कर देता है। जैसे मान लीजिए उसके पास 8 लाख 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है और वो चाह रहा है कि हम उसको बैंक में जमा कर दें और बैंक में जमा करके उस पर उसको ब्याज मिले। यहाँ से भी हमको क्या प्राप्त हो रही है? आय प्राप्त हो रही है। यानी इन चार के होते हुए भी, इन चारों स्रोतों से तो हम आय प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमने कुछ ऐसा स्रोत अपने आप बना लिया है जहाँ से हमको इनकम प्राप्त हो रही है। हमने कोई शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का, उस पर हमको लाभांश मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो भी हमारी एक तरह से इनकम है। हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, हमने वहाँ से हमको ब्याज मिल रहा है, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा हमने कोई लॉटरी जीत ली, इसके अलावा हमने घुड़सवारी से पैसा कमा लिया, इसके अलावा हमने और कोई ऐसा इनकम का स्रोत है, हमने कोई सिक्योरिटी खरीदी है, हमने कोई प्रतिभूति खरीदी है, उस पर हमको ब्याज मिल रहा है। तो ये सारे इनकम हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली आय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि हमने आपको इनकम के बारे में बताया कि इनकम पे लगने वाले टैक्स को हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं, और ये इनकम टैक्स इंडिया में 1961 में बनाया गया था, जो इम्प्लीमेंट हुआ 1 साल बाद 1962 में। और इनकम टैक्स ये कहता है कि आय जो होती है, अगर इसको दो भागों में इनकम और टैक्स को देखें, तो आय की जहाँ तक बात आती है, इनकम टैक्स कहता है कि कोई भी आय जो होती है वो 5 तरह की हो सकती है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन और अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली आय को। अब इसको एक बार हम लोग पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे बेसिक टॉपिक जो इनकम टैक्स के अंतर्गत आती है, हाउस प्रॉपर्टी, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इनकम टैक्स के अंदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आज हम पहले टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और एक के बाद एक आपको सारे टॉपिक के जो लेक्चर्स हैं वो आपको हमारे इस द कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब चैनल पे मिल जाएंगे। और मैं इस विश्वास के साथ आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स की जो बुक चलती है बीकॉम की, वो देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में और ख़ासकर अपने यूपी के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ, लगभग सारी एक ही बुक होती है जो सभी विश्वविद्यालयों में चलती है। और अगर आप यहाँ जो भी हमारे इस चैनल पे आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड जो नोट्स की चीज़ें हैं या और आपको लिखित रूप में जो देने वाली चीज़ें हैं, वो भी हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज अपना टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हिंदी में इसको कहते हैं मकान संपत्ति, मकान संपत्ति से
प्राप्त होने वाली आय, मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय। एक चीज़ बच्चों मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स जो बीकॉम के अंदर पढ़ाया जाता है ये एक कानून है, ये एक लॉ है। क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो विषय तो हमारा एक है ही, ये एक कानून है। और कानून में एक अनिवार्य चीज़ होती है जिसको हम लोग सेक्शन कहते हैं, धारा कहते हैं। यानी इनकम टैक्स में कोई भी फैक्ट आपको बताया जाएगा, कोई भी चीज़ आपको बताई जाएगी, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, तो वो हमेशा धारा के मुताबिक बताया जाएगा कि ये बात किस धारा में लिखी गई है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय है, इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 22 से 24, धारा 22 से 24 के अंदर बताया गया है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 20 से 24 के बीच मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय के बारे में बातचीत किया गया है। तो आइए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसका एक परिचय जानते हैं, एक इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं जो बात करता है सेक्शन 22 में क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 22 कहता है कि किसी भी मकान को, ये सेक्शन 22 में बताया गया है कि किसी भी मकान को निवासीय उद्देश्यों, निवासीय का मतलब होता है दोस्तों रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल का मतलब होता है कि आपने अपना मकान किसी को रहने के लिए दे दिया है। किसी भी मकान को निवासीय या व्यावसायिक को कहते हैं प्रोफेशनल। कॉमर्शियल भी लिख सकते हैं। उद्देश्यों किसी भी मकान को निवासीय या व्यावसायिक उद्देश्यों से दिए जाने पर प्राप्त होने वाली ये डिफिनेशन है, इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। सेक्शन 22 से बताता है कि किसी भी मकान को निवासीय यानी कि रेसिडेंशियल और व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल उद्देश्यों से दिए जाने पर प्राप्त होने वाली आय को मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय कहते हैं। मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय कहते हैं। ये धारा 22 में बताई गई परिभाषा है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये तो आपकी किताबी परिभाषा हो गई, अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमने इस परिभाषा के अंतर्गत आपने देखा होगा दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, एक तो व्यावसायिक और दूसरा है निवासीय। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम किसी मकान को किराए पर उठाते हैं तो किराए पर उठाने का जो हमारा उद्देश्य हो सकता है वो सिर्फ दो हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास कोई मकान है, मान लीजिए हमारा ये कोई मकान है और इसमें 3 हिस्से हैं। इसके 3 हिस्से हैं। एक में ओनर खुद रहता है, दूसरा उसने किसी किराएदार को दे दिया, किसी टेनेंट को दे दिया, किसी किराएदार को किराए पर दे दिया, मान लीजिए यह हिस्सा। और तीसरा जो हिस्सा बचता है इसमें उसने किसी दुकान वाले को अपना दुकान या बिजनेस या ऑफिस खोलने के लिए दे दिया, यानी इसके कॉमर्शियल यूज़ के लिए दे दिया। तो ये परिभाषा ये बताती है कि जो ओनर जिस हिस्से में रह रहा है, जिस हिस्से में खुद ओनर रह रहा है, इस हिस्से को तो इसने किराए पर दिया नहीं, लेकिन जो हिस्सा उसने किराए पर दिया, मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है। अब इस किराएदार ने, मकान मालिक ने बी और सी को किराए पर उठाया है। एक को उसने उठा दिया निवासीय उद्देश्यों के लिए। निवासीय उद्देश्यों का मतलब कि किसी भी किराएदार को वो खुद के रहने के लिए दे दे कि भैया आओ अपने बीवी बच्चों के साथ, बाल बच्चों के साथ यहाँ पे रहो, रहने के लिए दे दिया, तो उसको हम कहेंगे कि निवासीय उद्देश्य से इसने दिया है। अब यहाँ से इसको आय प्राप्त होगी। दूसरा वो जो दे सकता है
कि रहने के लिए ना दिया हो, किसी बिजनेस के लिए दिया हो, गोडाउन बनाने के लिए दे दिया हो, ऑफिस खोलने के लिए दे दिया हो, किसी दुकान को खोलने के लिए दे दिया हो, तो वो कॉमर्शियल पर्पस हमारा माना जाता है, यानी ये व्यावसायिक उद्देश्य से माना जाता है। तो ये दो कारणों की वजह से कोई मकान अपना मकान मालिक किराए पर देता है और यहाँ से अगर उसको कोई इनकम प्राप्त होती है तो इसको हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब धारा 22 यानी सेक्शन 22 जो बताता है वो दूसरी चीज़ बताता है कि किराया जब हम किसी मकान को किराए पर देते हैं और वहाँ से हमको किराएदार किराया देता है तो ये किराया कितने प्रकार का होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बात करेंगे कि किराया कितने प्रकार का होता है। तो ये परिभाषा हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे कि किराया कितने प्रकार का होता है। सेक्शन 22 में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हमें समझनी है वो ये है कि सेक्शन 22 ये बताता है कि टाइप्स ऑफ रेंट, ये टाइप्स ऑफ रेंट की बात करता है। बहुत अच्छे से बच्चों, प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे और कहीं अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में आपको वो सारे जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दिया जाए। लेकिन ये भी मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ कि जो परिभाषा, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो ये टॉपिक आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते भी हैं। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। सेक्शन 22 में जो दूसरी बात आती है वो है टाइप्स ऑफ रेंट की, यानी किराया का प्रकार, कितने प्रकार के किराए हम मकान से लेते हैं। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ रेंट की। देखेंगे बच्चों, पहला किराया जो हम लोगों को मिलता है वो कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेंट रिसीव्ड वैल्यू। शॉर्ट में इसको हम लोग आरआरबी के भी नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक किराया मूल्य। क्या कहते हैं? वास्तविक किराया मूल्य क्या होता है, अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि ये रेंट कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। दूसरा होता है प्यारे बच्चों फेयर रेंट वैल्यू। ये क्या होता है? इसको भी हम लोग शॉर्ट में कहते हैं FRV। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उचित बाजार मूल्य। उचित बाजार मूल्य। बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी एक एक किराए के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे कि ये क्या होता है। तीसरा जो किराया होता है उसको हम लोग कहते हैं म्यूनिसिपल रेंट वैल्यू। ये क्या होता है? इसको शॉर्ट में प्यारे बच्चों MRV कहते हैं और म्यूनिसिपल को हिंदी में कहते हैं नगर पालिका किराया मूल्य। ये हमारा तीसरा किराया होता है। और चौथा और आखिरी किराया जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट किराया होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू। इसको SRV के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्रमापित किराया मूल्य। ये चार तरह के किराए सेक्शन 22 ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत बताता है कि किराया चार तरह का होता है। पहले किराए को हम लोग कहते हैं रेंट रिसीव्ड वैल्यू। शॉर्ट में इसको हम लोग RRV के भी नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको वास्तविक किराया मूल्य के नाम से जानते हैं। दूसरा है फेयर रेंट वैल्यू, जिसको हम लोग FRV के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में
उचित बाजार मूल्य के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा जो है वो म्यूनिसिपल रेंट वैल्यू है, MRV है, जिसको हम लोग नगर पालिका किराया मूल्य के नाम से जानते हैं। और चौथा और आखिरी स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू यानी SRV, जिसको हम लोग प्रमापित किराया मूल्य कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो ये 4 तरह का किराया होता है। हम इसमें सबसे पहले किराए को अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे RRV की, रेंट रिसीव्ड वैल्यू की। ये क्या होता है? हम लोग जो भी किराया, एक किराएदार और एक मालिक, आप जानते हैं कि जब कोई मकान किराए पर दिया जाता है तो 2 पक्ष प्रमुख रूप से होते हैं। एक तो मकान मालिक होता है जिसका मकान है, और एक होता है किराएदार यानी जो उस घर में रह रहा होता है। तो किराएदार के द्वारा मकान मालिक को जो किराया वास्तविक रूप में प्राप्त हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये मकान है, इसको मैंने किराए पर लिया है और मैं मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर अपने मकान मालिक को 2000-3000 रुपये महीना दे रहा हूँ, तो जो हम एक्चुअल में पेड कर रहे हैं, किसको? मकान मालिक को। यानी किराएदार जो पैसा मकान मालिक को एक्चुअल में पेड कर रहा है, रियल रेंट रिसीव्ड, जितना मकान मालिक रिसीव कर रहा है, मकान मालिक जितना पैसा किराएदार से हर महीने रिसीव कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेंट रिसीव्ड वैल्यू। वास्तविक रूप में जो किराया मिल रहा है, जितना किराया इस वक्त उसको मकान मालिक को किराएदार से प्राप्त हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक किराया मूल्य, यानी रेंट रिसीव्ड वैल्यू। क्लियर हो गई? अब बात करते हैं दूसरा है फेयर रेंट वैल्यू, जिसको FRV कहते हैं, और ये उचित बाजार मूल्य के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं थोड़ा सा कि उचित बाजार मूल्य क्या होता है। बच्चों, आप सभी लोग देखते होंगे कि कभी जब हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में कहीं पे रूम खोजने जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई मकान मालिक हमको अपना कमरा दिखा रहा होता है, तो हम उससे ये कहते हैं, अरे आप ये मकान जो दिखा रहे हैं, मान लीजिए मकान मालिक बताया कि इस मकान का किराया 5000 रुपये महीने है, और आपने यहीं इसी मोहल्ले में कहीं अगल बगल कोई और कमरा देखा है, तो आप उस मकान मालिक से कहते हैं, अरे सर आप इतना महंगा किराया बता रहे हैं, आप 5000 रुपये महीना बता रहे हैं, जबकि आपके बगल में ही ऐसे ही कमरा है, वो तो हमको 3000 रुपये में दे रहे हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यानी उचित बाजार मूल्य किराया उसको कहते हैं कि जब सेम लोकेलिटी में, यानी आसपास, हम यहाँ मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो आसपास के ही कमरे, सेम लोकेशन पे और सेम सुविधाएं भी लगभग अच्छी हों। अब ऐसा ना हो कि ये नॉर्मल कमरा है और कोई और कमरा जो फुल्ली फर्निश्ड है, इन दोनों में अंतर नहीं होनी चाहिए। यानी एक स्थान पर और एक जैसी सुविधाओं वाले मकान की जब हम तुलना करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करने के बाद जो किराया तय होता है उसको हम कहते हैं फेयर रेंट वैल्यू। फिर से समझेंगे कि मान लीजिए कि हम कहीं पे मकान खोजने जाते हैं और मकान मालिक हमको कोई किराया बताया, सपोज करिए 2000-4000 रुपये महीना बता दिया, तो हम उसको ये बताते हैं कि नहीं, आपके ही बगल में साहब या आपके ही मोहल्ले में इसी तरह का कमरा, इसी तरह की सुविधाएं, वो तो हमको 1500 रुपये में दे रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। यहाँ 2 मकानों की तुलना होती है, और वो 2 मकान कौन से होते हैं? लगभग एक जैसी सुविधा वाले और लगभग एक जैसे लोकेशन में। अब ऐसा ना हो कोई एक गांव में है और कोई एक शहर में है, ऐसा नहीं है। सेम लोकेशन में, अगर गांव में देख रहे हैं तो गांव में ही देखिए, शहर में ही देख रहे हैं तो शहर में ही देखिए। ऐसे ही सुविधाएं भी लगभग सेम होनी चाहिए। तो एक जैसी सुविधाओं वाले एक ही स्थान पर जब 2 मकानों की हम तुलना करते हैं और उसके आधार पर किराया निर्धारित करते हैं कि नहीं 2000 नहीं ठीक है, 1500 ही ले लीजिए, तो इसको हम फेयर रेंट वैल्यू कहते हैं। यानी ये वैल्यू किसी ने फिक्स नहीं करी है, ये हम तुलना करके जो उचित है उसको निर्धारित किया है, तो इसीलिए इसको उचित बाजार मूल्य के नाम से जानते हैं, फेयर रेंट वैल्यू के नाम से जानते हैं। तीसरे किराए की बात करें अगर, म्यूनिसिपल रेंट वैल्यू, तो बच्चों आप जानते होंगे कि जहाँ पे नगर पालिका है या जहाँ पे महानगर पालिका है या नगर पंचायतें हैं, वहाँ पे नगर पालिका भी क्या करती है, किसी मकान का किराया खुद ही निर्धारित कर देती है। जैसे मान लीजिए हमारा अगर ये मकान नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो नगर पालिका क्या करती है, हमारा इस कमरे का एक म्यूनिसिपल रेंट वैल्यू तय कर देती है। वो अलग बात है कि आमतौर पर प्रायोगिक जीवन में हम उस किराए को लेते नहीं या उसकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये नगर पालिका तय कर देती है कि अगर आप हमारे नगर पालिका के इस क्षेत्र में कमरा ले रहे हैं तो वहाँ जो मिनिमम रेंट है वो कम से कम इतना रुपया होगा, कम से कम 3000 रुपया होगा, कम से कम 4000 रुपया होगा। यानी एक ऐसा किराया जिसको नगर पालिका तय करती है। इसका आम आदमी से, किराएदार से, मकान मालिक से कोई मतलब नहीं होता है। इसको कौन तय करता है? इसको नगर पालिका तय करती है। तो नगर पालिका के द्वारा जो किराया किसी भी मकान का तय किया जाता है उसको हम लोग नगर पालिका किराया मूल्य कहते हैं।
इंग्लिश में हम लोग इसको म्यूनिसिपल रेंट वैल्यू कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अपने चौथे किराए की, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, मैं ये चाहूँगा कि पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यही एक किराया ऐसा है जिसको हमें थोड़ा सा समझना है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू, जो कि एक इम्पॉर्टेंट किराया माना जाता है, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम लोग स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू की बात करते हैं। देखते हैं ये किराया क्या होता है। ये थोड़ा सा समझने वाला किराया होता है बच्चों। चौथा किराया जो हमारा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं प्रमापित किराया मूल्य। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये किराया क्या होता है। आमतौर पर हम लोग ये जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी व्यवस्था अगर चल रही होती है तो उस व्यवस्था में तो अभी हमने 3 किराए के बारे में डिस्कस कर लिया है, और अब ये जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट किराया बचता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू के नाम से जानते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। आमतौर पर होता क्या है कि एक नागरिक के तौर पे हम लोगों को भारतीय संविधान बहुत सारे ऐसे कानून देता है जो हमारे हितों का संरक्षण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पड़ोसी के साथ कोई विवाद हो जाता है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कानून हैं। हम आईपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीआरपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके ज़रिए हम अपने हितों का संरक्षण करते हैं। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, यहाँ भी विवाद होते होंगे। एक किराएदार और एक मकान मालिक के बीच हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि किराएदार चाहता है कि उसको किराया कम देना पड़े, और मकान मालिक ये चाहता है कि उसको किराया हमेशा ज़्यादा मिले। कभी कभी क्या होता है कि मकान मालिक समय से पहले या अपने मन मुताबिक किराएदार को मकान खाली करने के लिए कह देता है। तो इन सारे असुविधाओं से बचने के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने ये सोचा कि अगर इस तरह की दिक्कत कभी आ जाए तो इसके लिए उसने कानून बनाया। उस कानून को हम लोग क्या कहते हैं? उस कानून को हम लोग कहते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट। ये इंडिया में बनाया गया, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं किराया नियंत्रण अधिनियम। अब नाम से ही स्पष्ट है कि किराया नियंत्रण, इस अधिनियम का मुख्य रूप से काम क्या होगा? पहला तो किराए को नियंत्रित करना, कि मकान मालिक मन मुताबिक किराया ना मांग पाए और किराएदार को हमेशा उचित किराया ही मकान मालिक को पेड करना पड़े। इस एक्ट के तहत जैसे हमने अभी देखा कि तीनों किराए क्या होते हैं, किसी न किसी के द्वारा निर्धारित किए गए होते हैं। ऐसे ही ये एक्ट भी क्या करता है कि किराए को निर्धारित करता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी आरसीए एक्ट जो रेंट कंट्रोल एक्ट है, इस अधिनियम के द्वारा जो किराया निर्धारित किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रमापित किराया मूल्य या स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू। तो इस तरह से ये चारों किराए जो हमने सेक्शन 2 के अंतर्गत देखे हैं वो अब कंप्लीट हो रहे हैं। अब हमको सेक्शन 23 की तरफ बढ़ना है। इसको आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब देखेंगे हम लोग सेक्शन 23, 22, 23, 24 3 धाराएं हमको इस टॉपिक में पढ़नी थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब हम बात करते हैं दूसरे अधिनियम की, माफी चाहूँगा दूसरे सेक्शन की, सेक्शन 23। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और यहीं से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी आपके बुक में है, इसका हम 1 by 1 सॉल्यूशन भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड आगे करेंगे। सेक्शन 23 में जो पहली चीज़ समझने वाली बात आती है वो बात करता है जीएवी के बारे में। क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल नहीं घबराएंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। जीएवी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हिंदी के हमारे साथी इसको सकल वार्षिक मूल्य, सकल वार्षिक मूल्य के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे इस सेक्शन 23 में, जैसे अभी हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रेंट, ऐसे ही अब ये बात करता है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मकान भी कई तरह के होते हैं बच्चों, वैकेंट हाउस होता है, फुल्ली वैकेंट हाउस होता है, ये सब सारी चीज़ें अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यानी
मकान संपत्ति के प्रकार। ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूँ ताकि आप किसी भी मीडियम के बच्चे हों तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तीसरी चीज़ NAV, ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों नेट एनुअल वैल्यू। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध वार्षिक मूल्य। ये 3 पॉइंट हमको सेक्शन 23 के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि GAV और NAV में एकमात्र अंतर होगा कि यहाँ बात सकल की जा रही है और यहाँ बात शुद्ध की जा रही है। ये क्या होता है? अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपने कॉमर्स पढ़ा है इंटरमीडिएट या 12th में या BCom फर्स्ट ईयर में, आप थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट की समझ रखते हैं तो आप जानते होंगे कि सकल कोई चीज़ उसको कहते हैं, सकल कहते ही ऐसी चीज़ को हैं जिसमें से इनडायरेक्ट खर्चों को माइनस ना किया गया हो। सकल में से जब हम इनडायरेक्ट खर्चों को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, अप्रत्यक्ष व्ययों को घटा देते हैं तो जो वैल्यू निकल करके आती है वो हमेशा क्या होती है? नेट। इसका एक उदाहरण भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर होता है, आप देखिए उस पर हमेशा कौन सा वेट दिया होता है? ग्रॉस वेट दिया होता है। यानी गैस को भरने के बाद उस सिलेंडर का टोटल जो वेट है उसको हम लोग ग्रॉस वेट कहते हैं। और अगर हम नेट वेट की बात करें तो नेट वेट का मतलब कि सिलेंडर का जो भार है अगर उसको हम छोड़ दें तो जो सिर्फ गैस का भार है, उसमें जो गैस भरा हुआ है उसको हम नेट वेट कहते हैं। यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू में एक ही अंतर हुआ होगा कि एक साल में जितना भी पैसा हमको किराएदार से मिलता है उसको हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। और जब उसमें से हम कुछ खर्चों को माइनस कर देते हैं, कुछ खर्चों मतलब मकान से संबंधित खर्चों, जैसे हम म्यूनिसिपल टैक्स दे देते होंगे, मकान की रंगाई पुताई कर देते होंगे, या इस मकान को अगर हमने बनाने के लिए लोन लिया है तो उसका हम लोग इंटरेस्ट पेड करते होंगे। इन सारी चीज़ों को जब हम घटाते हैं तो प्यारे बच्चों हमको क्या मिलता है? NAV मिलता है। ये आज हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग GAV को, चूँकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत आराम से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि हम आपको BCom की जो भी कक्षाएँ यहाँ से पढ़ा रहे हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपको किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।